2020 में हम सभी ने चाइनीज वायरस यानी कोविड-19 का दंश झेला है और पूरा विश्व इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ, कोविड से हमें निजात भी नहीं मिली कि यूक्रेन रशिया वार शुरू हो गया। ये युद्ध अभी चल भी रहा है और खत्म भी नहीं हुआ था कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इसराइल ने भी रिटेलिएट किया और हजारों लोग मारे गए। उधर हमास के ही हाउदी रिबेल्स, जिनको कि ईरान के प्रोक्सीज भी कहा जाता है, उन्होंने रेड सी चोक कर दिया। पूरा विश्व एक बार फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। ये सब घटनाक्रम चल ही रहे थे कि अभी हाल ही में ईरान ने इसराइल के ऊपर करीब 300 के करीब 300 से ज्यादा ही मिसाइल अटैक किए। तो ऐसा क्यों? मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा और इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामरिक विषयों के जानकार कर्नल आर एस सिंह साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आप पहले हमें ये समझाइए, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, या ये इतने सारे जो घटनाक्रम चल रहे हैं? इसराइल और ईरान का तो दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है, इतना डिस्टेंस है, नेबर भी नहीं है। जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने पहला सवाल जो पूछा कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार में है इसराइल और ईरान को लेके, मैं नहीं समझता ऐसा होगा, क्योंकि इस बात को लोग समझ रहे हैं कि एक तो पहला फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया गया ये रशिया और यूक्रेन का, और अगर ये दूसरा फ्लैश पॉइंट अगर ये नियंत्रण से बाहर चला गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। और इसीलिए कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो अचानक हमला हुआ 331 मिसाइल्स और ड्रोन्स, ठीक में, जिसमें क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, वो हमला कुछ लोगों का मानना है कि ये एक नूरा कुश्ती थी, जो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के द्वारा जिसको इस निर्णय पर वो पहुंचे थे। लेकिन ये भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि दिस वाज द फर्स्ट पहला डायरेक्ट अटैक बाय ईरान ऑन इजराइल। अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हमले प्रॉक्सीज के द्वारा हो रहे थे, बट दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट अटैक। तो एक प्रेसिडेंस तो बन गई है। जो कहते हैं जो एस्केलेशन का जो लैडर है, वो उसमें तो कई नॉचेस हम ऊपर चले गए, ये लोग चले गए। तो उस हिसाब से भविष्य में इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे भी इस कॉन्फ्लिक्ट के, ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में हमने कई डायमेंशंस देखे। हमास का एक्शन छोड़ दीजिए जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, हमने ये देखा कि उसका मैरीटाइम डोमेन में क्या असर पड़ा, जो शिपिंग लेन्स है उस पर क्या असर पड़ा, जो शिपिंग चोक पॉइंट्स हैं सुएज कैनाल का और रेड सी का, उस पर क्या असर पड़ा हूथीज के द्वारा। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये इसका एस्केलेटरी जो इफेक्ट जो है वो एनलार्ज हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो मैंने कहा कि जो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक नूरा कुश्ती नहीं कहे, एक तरह का, आई वुड कॉल इट नूरा कुश्ती और नॉट इवन फिक्स्ड मैच, एक तरह का ये एक डिप्लोमेटिक एक आउटलेट दिया गया, स्ट्रैटेजिक, हाँ, आउटलेट दिया गया ईरान को। और वो आउटलेट इसलिए दिया गया कि जब 1 अप्रैल को वो हमला हुआ इसराइल का डेमस्कस के ऊपर, वो ईरानियन कॉन्सुलेट पर, वाणिज्य कॉन्सुलेट पे, तो उनके कुछ फोर्स एक तरह की उनकी सीक्रेट फोर्स है जो कि डायरेक्टली खुमैनी के नीचे आती है,
उसी से वो अपना प्रॉक्सी वॉर लड़ता है ठीक है। उनके थ्रू, और उसी से वो अपने इंटरनल एपरेटस को भी कंट्रोल करता है। एक चीज याद रखें आप कि वो बाहर के ताकतों से ही केवल नहीं डरते, वो अंदर की भी ताकतों से डरते हैं। क्योंकि आपने जब एक रिजीम को डिसलॉज किया था, शाह के रिजीम शाह को, को शाह के 97। रिजीम को, तो ऐसा थोड़ी है कि वो शाह के रिजीम के हमदर्द सभी हम्म। चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। हम्म। ठीक है। तो ये जो जिनको टारगेट किया गया एकदम प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ F-15 एयरक्राफ्ट के द्वारा, तो उसमें दो ब्रिगेडियर जनरल्स थे। एक का नाम था, तीन तीन थे सॉरी, एक जहीदी और एक का नाम था रहीमी। हम्म? मोहम्मद रजा जहीदी, रहीमी और हुसैन अमरुल्लाह। ठीक। तो ये तीनों, और ये लोग तीन थे कौन? ये कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर्स थे। इनका जो सबसे बड़ा कमांडर था उसको तो 2020 में ही सुलेमानी। सुलेमानी को एलिमिनेट कर दिया। अमेरिकन्स ने एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन अब ये भी सोचने वाली बात है कि ये ब्रिगेडियर जनरल्स क्या कर रहे थे सीरिया में। हम्म। वो वहां उसको एक अपने हेडक्वार्टर की तरह यूज कर रहे थे, वहां से प्रॉक्सी वॉर ये नियंत्रित कर रहे थे, हमास को कंट्रोल कर रहे थे, हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहे थे, और हाउदीज को। हौदीस को हाँ। ये कंट्रोल कर रहे थे। तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। अब ये अपने आप में अगर प्रॉक्सी वॉर की बात करें, और हम तो जानते हैं, अब नक्शा में अगर आप देखें तो ईरान हैज गॉट नो बॉर्डर्स विथ इजराइल। तो उन्होंने तो वो प्रॉक्सी वॉर को बहुत, जो एपरेटस है उसको बड़ा पुख्ता किया हुआ था, किया हुआ है। जितने शिया और जो प्रो एंटी इजराइल मिलिशियाज है उनको लेके पहले एक रिंग सी बना दी है। लेबनान में वो हिजबुल्ला, इस तरफ साउथ में हमास, इधर हुदीज। ठीक है, एक पूरा पूरा रिंग बना, इधर सीरियंस का ये। तो ये एक खमैनी खमैनी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। आप समझ जाइए कि ईरान आज इज नथिंग। ईरान एक आज सांस्कृतिक कंट्री ना होके वो एक खमैनी इंस्पायर्ड कंट्री है, या खमैनी कंट्रोल्ड कंट्री, नॉट ईरान। ठीक है। अब उसको, उसके जो सबसे जो की जो उसके फिगर्स हैं उसके आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ये एक तरह से किसी भी कन्वेंशनल अटैक से कहीं भारी नुकसान है ईरान के संदर्भ में, जिसका पूरी वॉरफेयर जो है वो प्रेडिकेटेड है, वो निर्भर है प्रॉक्सी वॉर के ऊपर। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आप इसको किस तरह से तौलते हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि राउंड 1 हैज गॉन टू इजराइल। ठीक है। अब जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो फिर वहां की जो खमैनी है, रिपब्लिकन गार्ड उनके प्रोटेक्शन के लिए है, वो स्पेशलिस्ट फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू दे वही रेजिम को खड़ा करके रखते हैं ये जो। तो जब इन तीनों का ये जब सुलेमानी और ये तीन का ये हुआ है, तो एक बड़ी सवालिया निशान लोग खुद ईरानियंस उठाएंगे उसमें। तो हाँ। उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना था। अब मुझे मालूम है कि कुछ बैक चैनल टॉक्स हुए, बैकरूम डिप्लोमेसी हुआ, और काफी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बैकरूम डिप्लोमेसी है। देखिए, ये जो आपका कतर देश है ना, अमेरिकन्स ने एक आउटलेट खोला हुआ है ईरानियंस के साथ, कतर के थ्रू। अच्छा। ठीक है ना। वहां सभी है, वहां हमास का भी लीडर वहां बैठता है, वहां ईरान है। तो दैट इज द रोल ऑफ कतर, असाइंड रोल। और ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा बेस जो है अमेरिकन का वो कतर में है। ठीक है ना।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, तो उनको भी लगा यार ऐसा ना कुछ कार्रवाई हो कि ये कुछ रिटेलिएट कर जाए, और रिटेलिएट करे तो फिर उधर से काउंटर रिटेलिएशन इसराइल से आ जाए और एस्केलेट हो जाए। तो उनको एक आउटलेट प्रोवाइड किया गया कि भाई आप चलिए, आप मिसाइल छोड़ लीजिए, पब्लिक को आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए ठीक रहेगा। तो उन्होंने 331 उन्होंने ये ड्रोन्स ऑब्लिक मिसाइल्स ये किए, दागे। उसमें से 99% वेर इंटरसेप्टेड, और उसमें कोई 185 कामाकाजी ड्रोन्स थे, मतलब सुसाइड ड्रोन्स, 35 क्रूज मिसाइल्स, और ऑलमोस्ट 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें से 103 मार गिराए गए। ठीक है। अब है क्या कि 99% ये सक्सेस यूं ही नहीं मिला था इसको। पहली बात कि इसमें सभी लोगों का सहयोग था, जो फ्रांस के एयर डिफेंस एसेट्स हैं उस रीजन में, ब्रिटेन के एयर डिफेंस एसेट्स हैं, इवन सऊदी, जॉर्डनियन एयर डिफेंस एसेट्स, ऑल वेरी यूज्ड। आप समझ रहे हैं? तो तभी इसको लोग कह रहे हैं कि भाई किसी तरह का इनको आउटलेट दिया गया। और कुछ लोग जो नूरा कुश्ती कहते हैं, कि वो कहते हैं कि यार बहुत पहले से ही इन्होंने बार बार इनमें ऐसे हमले में सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती। लेकिन सरप्राइज तो कोई था नहीं, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया हम तो करेंगे, और सबको मालूम था कि व्हाट फॉर्म इट विल टेक। हाँ, क्योंकि इतना लंबा हाँ। डिस्टेंस है। दूसरा, ये अमेरिकन भी कह रहे थे कि भाई हमने तो ये हमला होने वाला है, हमको मालूम है। कई कंट्रीज ने अपने एडवाइजरी इशू कर दी है। इंडिया ने भी इंडिया एडवाइजरी ने भी इशू दिया। करे हाँ। कि उधर मत जाना, ऐसा होने वाला है। ऐसे तो होने वाला है उसका आप आंकलन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका स्वरूप होगा वो आकलन करना, और जिस प्रेसिशन से वो प्रेडिक्शन किए जा रहे थे, उससे यही लगता है कि कोई एक तरह का बैकरूम अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपस में हुई थी। लेकिन ये देखिए, एक प्रॉक्सी वॉर का एक और ये स्वरूप जो है, ये हमारे लिए बहुत सीख है इसमें, लॉट ऑफ लेसन फॉर इंडिया। पहला लेसन तो है कि देखिए, वॉरफेयर की जो पैटर्न है उसका हम बदलाव देख रहे हैं उसमें। और कहीं एक रीजन में जो वॉर होती है, दूसरे रीजन में वॉर होती है, उसमें आप एक्चुअली आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे कारगिल वॉर एक अपने टाइप की वॉर थी, उसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स, प्रॉक्सी वॉर के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी जो पूरी जो काइनेटिक जो इनकी क्षमता थी वो नहीं इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना? तो ये है, ये स्वरूप है इसका। और चूंकि ये एरिया में यहां तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिगरेशन का भी चांस है, इसीलिए एक बियॉन्ड लिमिट इसको लोग एस्केलेट नहीं चाहेंगे कि ये एस्केलेट करे। और तभी जितने सारे इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, वो जो जिनका इन्फ्लुएंस है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, उन सब ने इसको मैनेज करने की कोशिश की। विश्व युद्ध तो तब होता है ना जब अनमैनेजेबल हो जाता है कोई चीज। तो लेकिन हमेशा ये खतरा तो, जैसा मैंने कहा कि अब ये एस्केलेटरी लैडर पे ये आगे कहां जाएगा, इस पर ये क्योंकि बीज तो बोया ही गया है ना सर, जी युद्ध जी का। जी 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 जी। अब ये कुछ देखिए, इन्होंने वहां पे नवाटीम बेस जो है, नवातीम बेस, उस पर अटैक किया, कुछ मिसाइल गिरे वहां पे, उनका रनवे डैमेज हुआ है शायद, और वेयर हाउसेस और जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उसका हुआ है। और पर कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई सर, कुछ कुछ ऐसा कुछ लोग कहते हैं कुछ कैजुअलिटीज हुई है, वेरी नॉट मच, बट न्यूज नियरली कुछ ऐसी आई। नियरली अ डजन ऐसा कह मैं। लेकिन एक और देखिए, ये प्रॉक्सी वॉर का, ठीक है आपने एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तारीफ के लायक है ये,
लेकिन इसका अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो आयरन डोम जो है ये रफाल एडवांस सिस्टम्स और इजरायली इंडस्ट्रीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस किया गया है और एक बैटरी की कीमत 50 मिलियन। तो आप समझ जाओ कि इजराइल के आयरन डोम की। आयरन डोम की। और एक आंकड़े के मुताबिक एक इंटरसेप्शन में आप समझिए कि $1 लाख या $1.5 लाख फूंक जाता है। अच्छा। ठीक है। और उसके मुकाबले अगर ड्रोन्स का आप देखें, ईरानियन ड्रोन्स का तो उनका क्या है, 5,000। 2000 $2,000 एक इसके। और ये भी आ रही थी, पहले खबर आई थी कि जो हामास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इजाद कर रहा है उसको जैम करने के लिए ये आयरन डोम को। तो इन्होंने इजरायली ने जाके उस सस्पेक्टेड बिल्डिंग पे जहां दे सस्पेक्टेड कि यहाँ डेवलप किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, को उड़ा दिया। उसको उड़ा दिया था। तो और ये भी आप जब ये हमास का जो मैसिव बाराज आया था इसका रॉकेट्स का, अगेन प्रोड्यूस्ड बाय यू नो मेड बाय द इरानियंस, तो कहा उसमें कहा जाता है कि मैक्सिमम 75% तक इफेक्टिवनेस थी आयरन डोम का। तो इसलिए ये कहीं पे लोग कह रहे हैं कि ये बैकरूम डिप्लोमेसी हुई है और वो सक्सेसफुल हुई है। लेकिन दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। ये तो मसला अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कि वहां की जो मजहबी बनावट जो है इस पूरे रीजन की, ये पूरी मजहबी बनावट है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस इलाके में 3 मुख्य मजहब आप मान सकते हैं, शिया, सुन्नी और बाद में उसमें जूस को इंसर्ट किया गया। और भी है वहां पे, क्रिश्चियंस थे। लेबनान वाज वंस अपॉन ए टाइम क्रिश्चियन कंट्री, और जब क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री थी लेबनान। इट वाज, इसको पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। और 1960s तक बहुत तेज गति से उनकी आर्थिक प्रगति थी। लेकिन आज वो एक फेल्ड स्टेट हुआ जब से वहां पे मुस्लिम इस्लाम डोमिनेट हो गया। हाँ, वो एक फेल्ड कंट्री हुआ। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया कि शिया है, सुन्नी है और जूद है। अभी शिया बेल्ट जो है, अगर आप पूरा इस इलाके में जाएंगे तो ईरान, इराक, बहरीन, ठीक है ना, ये मुख्यतः शिया मेजॉरिटी। बहरीन हैज गॉट ए शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन बट ए सुन्नी मेजॉरिटी डिस्पेंसेशन। रूलर जो है वो सुन्नी। ठीक है ना। सीरिया में उल्टा है। ठीक है ना, सीरिया में उल्टा है। इराक में भी उल्टा था जब सद्दाम हुसैन वो सुन्नी और ये शिया। तो उसके बाद से क्या होता है कि ये एरिया अगर आप देखें तो ये इजराइल आखिर बनाया किसने? मैंने कहा ना जूस को इंसर्ट किया गया, तो ये इजराइल बनाया किसने? ब्रिटिश ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो मिडिल ईस्ट को नियंत्रण में रखना चाहते थे। और मिडिल ईस्ट को क्यों नियंत्रण में रखना चाहते थे? क्योंकि 1869 में जब सुएज कैनाल बना, इट वाज अ मैसिव इंजीनियरिंग फीट। दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को उसने बदल के रख दिया। कहां, जब केप ऑफ गुड होप यहां से जब जाते थे, उससे 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड अरेबियन सी। ठीक है ना, वो रिड्यूस हो गया उसका। और अगर आज की उसको देखें तो 2022 की मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं कि करीब 20,000 वेसल, मर्चेंट वेसल्स वो ट्रांजिट करते हैं सुएज कैनाल से।
ऑलमोस्ट 56 पर डे के ले लीजिए। और last to last year, the Egyptians had earned about $10 million from revenues जो स्वेज कैनाल से उनको आमदनी हुई थी। फिर 1911 में जो वर्ल्ड जो है वो कोल से, वेस्टर्न पावर्स कोल से ऑयल की स्विच ओवर करने लगे अपने शिप्स के लिए। तो ऑयल की भी अहमियत हो गई, बढ़ गई, हाँ। बढ़ गई है ना। उसमें आपके विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने उससे बड़ा लीड लिया था। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते उनकी पूरी फ्लीट जो थी वो पूरी ऑयल पे हुए थे। तो ऑयल की अहमियत बहुत बढ़ गई थी तब तक। तो 1916 में फ्रांस के और ब्रिटेन के दो साइक्स एंड पिकॉट उन दोनों ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया और उसमें रशियन का भी एसेंट था। उन्होंने इस पूरे इलाके को बांट लिया। अच्छा। कि यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पर मेरा इन्फ्लुएंस होगा। जैसे सीरिया में फ्रांस का था, इधर इराक और इसके नीचे ये ब्रिटेन का ये था, ठीक है ना। पैलेस्टीन था वो ब्रिटिश उसमें ये चला गया था। तो ये सारा का सारा, और आज के जो आप एक्चुअली नेचुरल तौर पर अगर आप देखें तो अरब को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ये जो आपका ये अल्जीरिया, मोरक्को, ये वाला जिसको मागरेब रीजन कहते हैं। दूसरा है ये फर्टाइल क्रिसेंट, ये नाइल और ये यूफ्रेटस और ये वाला। और तीसरा ये आपका अरेबियन पेनिनसुला, रेगिस्तान। लेकिन आज की जो आप वो देखते हैं जो एटलस ये सॉरी मैप पे जो ज्योग्राफी देखते हैं, दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द वेस्टर्न पावर्स। और वो सब तेल का ये जो साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट हुआ मोसुल में, जब तेल निकल गया तो फिर से उसको रिड्रॉ कर दिया उन्होंने। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे इनके जो बाउंड्रीज है ना स्ट्रेट लाइंस है ऑलमोस्ट। तो एक लाइन जैसे रेड क्लिफ ने ड्रॉ किया था उसी तरीके से इन्होंने उसको ये किया। अब है क्या कि सऊदी अरेबिया तो कंट्री ही नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, ठीक है ना। ये भी ये कंट्री था। और ये सारा ऑटोमन एम्पायर था, है ना। और अगर आप रेसेस की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे 4 रेस आप मान सकते हैं: अरब्स, इरानियंस, टर्क्स एंड जूस। अगर जूस को आप अगर रेस माने तो ये 4 है। और ये सारा कुछ इंटरप्ले मतलब इनके बीच में है। तो ये तुर्की तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तक तो ये पूरे इलाके पे उसका कब्जा था। मतलब ये जो सऊदी अरेबिया वो तो सर यूरोप का पार्ट है जी। उन्होंने अपने आप को यूरोप से अलाइन करने का उन्होंने बेहतर समझा, ठीक है। तो वो भी ये इनफैक्ट तुर्की वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल इन दिस रीजन, ठीक है। और उसी के कुछ साल के बाद उसको ईरान ने भी रिकॉग्नाइज किया, अच्छा, इजराइल को। तो बड़े मधुर संबंध थे, ऐसी बात नहीं है। ये ईरान और इसके बीच में शाह राजा पहलवी के टाइम में वो टोटली वेस्टर्न कैंप में थे, बड़े अच्छे मधुर संबंध थे। लेकिन जब इजराइल बना तो इजराइल को मिटाने का ठेका अरब्स ने लिया। इनको लगा कि हमने तलवार से पूरी दुनिया में जीत ली है। मक्का मदीना से शुरू हो गए हम, तो ये क्या है, इसको तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। तो 1948 में इन्होंने सबने मिलकर चढ़ाई की, ठुक गए। 1967 में फिर इन्होंने वो कि फिर ठुक गए। 1973 में यम कपूर वॉर हुआ, उसमें भी ये सब मिलकर ठुक गए। तब इनको
अमेरिका ने, पश्चिमी देशों के जो वेस्टर्न जो ब्लॉक है, उन्होंने कहा कि यार ये बार बार क्यों ठुक रहे हो यार, ऐसा ना हो कि तुम बर्बादी हो जाओ, आपस में समझौता कर लो। हम्म, तो ठुकने के बाद इन्होंने फिर 1979 में यूएसए के द्वारा ब्रोकर किया गया एक पीस अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। तो जब इजिप्ट ने, जो कि इनका मेन, वो अरब वर्ल्ड का जो मेन क्रूसेडर जो था, जो इसराइल का, कि जब उसी ने अकॉर्ड साइन कर लिया तो पूरा अरब वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है ना। ये 1979 में होता है। अब जब इनका ये जब समीप आ गए, सॉरी, जब इनमें इनके बीच में समझौता हो गया, तब बेड़ा उठाया ईरान। ईरान ने। तो ईरान में किसने बेड़ा उठाया? खोमैनी आया। खोमैनी कहाँ था? ही वॉज इन एग्जाइल इन फ्रांस। अच्छा। वहां से आया, बागडोर हटाया उसको, शाह पहले को। शाह रेजिम को डिसलॉज किया, सत्ता अपने हाथ में ली, क्रांति बिल्कुल, हम्म, शिया फंडामेंटलिज्म। और उसने कहा कि ये अरब तो, ये सब इन्होंने समझौता कर लिया, ये तो मुसलमान है ही नहीं, इन्होंने समझौता कर लिया, अब हम मिटाएंगे इसको। अब कोई डायरेक्ट बॉर्डर तो है नहीं इनका, तो इन्हें कैसे मिटाएंगे? हम प्रॉक्सी खड़ा करेंगे। तो इन्होंने सारे जगह के शिया जो थे और बाकी मिलिशिया जो एंटी इसराइल थे, उनमें इन्वेस्ट करना शुरू शुरू कर दिया। और उसमें ये कुछ फोर्स जो है, वो उसका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिजबुल्ला, हूती, हमास, इनको ये इनको करने लगे। और उसके बाद से क्या होता है कि हाल में ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने एक ब्रोकर किया, स्पॉन्सर किया अब्राहमिक अकॉर्ड बिटवीन इसराइल, यूएई, बहरीन, ठीक है ना, मोरक्को एंड सूडान। अच्छा। अब्राहम अब्राहमिक अकॉर्ड का मतलब, अब्राहमिक जो मजहब है उसमें आपके जुडाइज्म भी है, क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान भी है। तो ये अरब्स के साथ ये अब्राहमिक अकॉर्ड इन्होंने स्पॉन्सर किया। और ऐसा समझा जा रहा था कि सून जो है, जल्दी ही सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करेगा इसको, ठीक है। यूए तो कर ही लिया था। अब ईरान को बड़ी चिंता हुई कि ये इसराइल इस तरह से अरब्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, अगर इनको ये कर हुआ, ये साथ आ गए, तो फिर हमारा हमारा क्या होगा, ये सब मिलके हमारा क्या करेंगे। और उसी समय ये भारत में G20 समिट भी है। तो G20 समिट में एक इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई। समझ, अब ये और चिंतित। अच्छा, ब्रिटेन है, वो बिना कनेक्टिविटी रूट्स के नहीं रह सकता है, जिंदा ही नहीं रह सकता। आप जो मर्जी कर लो यूरोप का, एक बात मैं कह रहा हूं, यूरोप जो है वो रशियन एनर्जी के बिना नहीं रह सकता। सही बात है। फर्क क्या पड़ा है अभी? हाँ, फर्क यही हुआ है ना कि अब डायरेक्ट नहीं लेके इंडिया के थ्रू, इंडिया के थ्रू ले रहा है। हाँ, इंडिया के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो जो रूट जो लेगा ये इंडिया, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोप, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, इजराइल और ग्रीक, ऐसे ग्रीस होते हुए वो फाइनली वो यूरोप को मतलब चला जाएगा, ज्वाइन कर लेगा। तो ये इंटर रीजनल एक तरह की कनेक्टिविटी। तो ये जियो पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इसको ईरानियन ने, ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स और आईमैक, ये दोनों चीजों से परेशान होकर
इससे बहुत चिंतित होकर उसने हमास को उकसाया कि तुम हमला करो। अच्छा, ठीक है ना। तभी अक्टूबर में उसने ऐसी हरकत जी की। जी 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 7 अक्टूबर को हाँ। उसने हमला कर दिया। अब हमला किया तो सारा जो वर्ल्ड का जो अटेंशन, जो फोकस जो था, वो एरिया डिस्टेबलाइज हो गया। तो कॉरिडोर जहां तक वो था, वो कॉरिडोर की बात ही करना लोग बंद कर दिए उसके बाद से। तो इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि फिर ईरान ने कहा कि भाई ये कौन, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये इजरायली कमांडर्स जो है, ये सॉरी इरानियंस जो ये आपके कुछ फोर्स वाले, तो उनको इंटेलिजेंस इकट्ठा किया, प्रिसाइज इंटेलिजेंस, और उनको उड़ा दिया। एलिमिनेट कर दिया इसका। मेरा एक क्वेश्चन है, इसका फ्यूचर कोर्स क्या होगा? और दूसरा, भारतीय मुसलमान इसराइल पे हुए हमले से इतने खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि वो ईरान तो शिया। नहीं, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जैसे फर्स्ट राउंड हैज क्लियरली गॉन टू इसराइल। इसराइल। भाई प्रॉक्सी वॉर में जो प्रॉक्सी वॉर का हेड ही है, उसको एक बार नहीं, दो दो बार आपने पूरा, मतलब जो टॉप लीडरशिप है उसको आपने खत्म कर दिया। तो इसमें कौन सिकंदर? सही बात। ठीक है। अब अब जब लोग कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो नूरा कुश्ती भी भाई, तो अगर, जो कि अगर मेरे विश्लेषण से भी ऐसा कुछ है, हाँ, कि मैंने कहा कि एक डिप्लोमेटिक एक उसको कैथारेसिस बोलेंगे, ठीक है ना, उसका पेन को कम करने के लिए ईरान को एक तरह का कथारसिस उन्होंने वो किया है। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हमला हुआ है तो पूरे इसराइल में लॉकडाउन था। मतलब पूरे वेल प्रिपेयर्ड थे वो। दे वर वेरी 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 वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन मैंने वही कहा कि यहाँ से वो आ, अगर ये दोनों स्पॉट्स जो है, ये यूक्रेन रशिया और ये इसराइल और रेड सी और ये वाला जो स्पॉट्स हैं, ये दुनिया के लिए बहुत घातक है। और इसलिए, क्योंकि एक एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये घमासान हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। 1/3 जो दुनिया का ग्लोबल ये है, वो आपको वेस्ट एशिया से आता है, पश्चिमी इस रीजन से आता है। 1/3 जो सप्लाईज है, और उसमें 1/3 वो जो हो गया, और 15-20% रशिया से आता है। तो आप दोनों जोड़ दो तो आप देखो कि कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मोर देन 50% हो गया सर, है ना। हाँ। सो दैट इज वाई ऑयल प्राइसेस वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। बढ़ ही रहे हैं, $100 दूसरा हो गए। दूसरा आप इसका एक और इम्पैक्ट देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि ईरान द्वारा इंजीनियर्ड है। और मैंने आपको बताया, एक तो अब्राहमिक एकॉर्ड्स, एक ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसका एक और ये हुआ है कि आप देख रहे हैं कि रेड सी के वो जो ऑपरेशन गार्जियन जो चलाया है इन्होंने, जो नेवल रिसोर्सेज है वो स्ट्रेच हो गए। जो पावर्स हैं, जो मैरीटाइम पावर्स एक्टिव उस रीजन, हमने भी 1 दर्जन जहाज वहां पे डिप्लॉय किए हुए हैं। सो ये इफेक्ट देखो इसका, ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। और ग्लोबल, अगर ये एस्केलेट किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी अब ही फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो जब हायर ऑयल प्राइसेस का हमारे संदर्भ में क्या मतलब है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हम 85% जो है अपना ऑयल बाहर से मंगाते हैं। और अगर $10 का बढ़ोतरी होता है ऑयल प्राइसेस में, तो हमारा जो डेफिसिट जो है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें 5% का फर्क पड़ जाता है, 0.5% का। ये इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हमारे भी ये बिल्कुल
हक में है और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये एस्केलेट ना करे, ये पूरी रीजन शांत रहे। हाँ। रीजन है। लेकिन हाँ, इतना भी मैं कह दूं कि एक बार 2006 में भी कुछ ऐसे क्राइसिस हुआ था, हमने उसको झेल लिया था। और अभी हमारे पास जो मिटिगेटिंग ऑप्शंस जो है, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स, हम्म। जैसे रशिया का हुआ, वेनेजुला का हुआ ऑयल, वो सब विकल्प हैं हमारे पास, तो हमारे हालात शायद हम उतने ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं हो जो शायद कुछ साल पहले होते हैं। तो हमारे पास ये मिटिगेटिंग ऑप्शंस है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ से आपने सवाल पूछा आगे क्या, हम्म। तो मैं आपको एक इजरायली पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा। इजराइल के पास दो ऑप्शंस हैं, या उसको दो फ्रंट पे ऑप्शंस हैं या जूझना है। एक है इन्फ्लुएंस फ्रंट, कि अपना प्रभाव काम रखे, अपना प्रभाव को बढ़ाए। और दूसरा है काइनेटिक फ्रंट। काइनेटिक फ्रंट का मतलब है कि तूने 10 मिसाइल, तूने 300। 331 ठोके हैं ड्रोन मिसाइल्स, मैं 100 ही ठोकूंगा, लेकिन ऐसे जबरदस्त ठोकूंगा कि तुम्हारे पास तो कुछ बचाने को है ही नहीं। और बात भी सही है, जब ये ठोकेंगे तो उनके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। तो एक एक ये ऑप्शन है। अब उनको डिसाइड करना है इजरायलीज को, पूरी दुनिया करे कि क्या रीजन। तो उन्होंने निर्णय लेना है कि बम गिराना है कि नहीं गिराना है। ठीक है ना। इस उसमें अगर बम गिरा दिया तो उसका क्या असर होगा, और नहीं गिराया तो उसका क्या असर होगा। ये देखो, ये भी वॉरफेयर का कितना बड़ा पहलू है। क्या रिएक्शन लाभदायक होगा या रिस्ट्रेन लाभदायक होगा। तो मेरे मुताबिक इजराइल के हक में है अभी कि वो रिस्ट्रेन से काम ले। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज पूरी दुनिया क्या बात कर रही है, वह ईरान ने अटैक किया, फेल हो गया। हाँ। अटैक फेल हो गया। हाँ। ठीक है ना। इसराइल ने 99% रोक लिए, इनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी देखो। तो पब्लिक ओपिनियन तो हो गए ना उनके। ईरानियंस को एग्रेसर के रूप में देखा जा रहा है। पूरी जो दुनिया की जो फोकस जो है वो शिफ्ट कर गई है अभी। ठीक है। हमास के तरफ से और गाजा की तरफ से वो शिफ्ट कर गई है। ठीक है ना। अब बार बार इजराइल ये कहता था कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये ईरान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। बाय द वे, कुछ फोर्स को भी अमेरिका ने डेजिग्नेट कर रखा है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो वो कह रहा है, वो उस चीज को रीइंफोर्स करता है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये टेररिस्ट स्टेट है। अच्छा, अभी आप देखो कि इस अटैक के बाद कंट्रीज लाइक जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और बाकी मॉडरेट स्टेट्स अरब वर्ल्ड के ही अंदर में, वो इसराइल के साथ हो गए। हाँ, उसके सपोर्ट में। हाँ। उसके उसके तो एक तरह से ये रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करके एक कूटनीतिक गेन हुआ है, बहुत बड़ा गेन हुआ है इसराइल को। अब लोग एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इजरायली का प्रिसाइज इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि यार देखो यार, इन्होंने एयर डिफेंस से तो रोक ही लिया, जब ठोकना था तो वो तीनों ब्रिगेडियर जनरल्स को बिल्कुल प्रिसीजन से उन्होंने ठोक दिया। दूसरी तरफ एक तरह की मॉरल सुपीरियोरिटी भी स्थापित कर ली है। और हो सकता है कि इसके बाद इस अगर रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया इसराइल ने, तो एक रीजनल अलायंस एक खड़ा हो इसी क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में एक रीजनल अलायंस खड़ा हो ईरान के खिलाफ। तो ये सारी ये एडवांटेजेस हैं। और मुझे तो लगता है कि ऐसे समय में प्रॉक्सी वॉर के इस स्टेज में ये रिस्ट्रेन ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा।
इजराइल के लिए, इजराइल के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो वॉरफेयर है ना, ये वॉरफेयर मैं बार बार कहता हूं कि वो काइनेटिक अटैक वाले जमाने के है। आज की ये लड़ाई, देखिए ये कितना बढ़िया एक एग्जाम्पल आपको इस क्षेत्र से में मिल रहा है कि प्रॉक्सी वॉर एंड काउंटर प्रॉक्सी वॉर। और इसीलिए जो आपकी इंटेलिजेंस apparatus जो है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आप हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर पूछेंगे तो जितेंद्र जी, मेरा ये, लेट मी अनएम्बिगुअसली स्टेट दैट अगर इजराइल को क्रिएट नहीं किया जाता ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही होती। क्योंकि अगर आप नक्शा देखो, इंडिया, पाकिस्तान, और आप उस तरफ वेस्ट की तरफ चले जाओ, एक कोई इस्लामिक फोर्सेस को रोकने वाला नहीं था। बिल्कुल सही बात। आज तो उनमें खुद में डिवीजन हो गई। तो इसका अब देखो इजराइल का असर, इजराइल का असर रेड सी पे, इजराइल का असर मैरीटाइम डोमेन में सुएज कैनाल पे, इजराइल का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। और ये अगर एस्केलेट किया, मान लीजिए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो पर्शियन गल्फ जिसको, वो अगर बंद हो गया तो उसका भी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हमको, हमारे लिए एक जियोपॉलिटिकली हमारा एडवांटेज है ये कि जिस तरीके से ये जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद का, ये कॉन्सेप्ट क्यों है गजवाए, कि जब इस्लाम का मार्च हुआ तो जितने वो एरियाज है, ईरान आया, बाकी जो सारे देश आए, वो लाइक 9 पिंस वो गिरते चले गए, ठीक है ना। इंडिया में आके उनको बहुत रेजिस्टेंस मिला, इतना आसान नहीं था। इतने जद्दोजहद के बाद भी केवल 15% इंडियंस कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो है, ये बड़ा रोबस्ट ब्लॉक है, इसको जब तक रोड़े को, इस रॉक को नहीं हटाओगे, तब तक इस्लाम का मार्च जो है वो पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने ये गजवाए हिंद का ये किया। उस गजवाए हिंद को रोकने में इजराइल हमारे लिए बहुत लाभदायक है। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आई होप आपको सिंह साहब की बातों से इजराइल ईरान वाला मामला समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू सर।